हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा जो आज का विषय है वो विषय मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी या छोटा सा एक चलचित्र है जिसको आप फिल्म कहते हैं। मैं एक छोटा सा फिल्म आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से उस फिल्म को देखिए। उस फिल्म में क्या है क्या नहीं वो हम फिल्म देखने के बाद बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है आज का, वो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं आपको ये पीपीटी है, उसमें वो जो फिल्म है, चलचित्र है, आप उसको देखिए। और फिर हम फिर चलचित्र को देखने के बाद फिर हम बात करते हैं और अपने टॉपिक का जो हमारा विषय है उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से उस चलचित्र को देखिए। हाँ, ये हमारा आप सबका हार्दिक स्वागत है इस विषय में। फिर उसके एक मिनट। तो विद्यार्थियों, ये रहा आपका चलचित्र जिसके बारे में मैंने बात की थी। आप ध्यान से देखिए और फिर हम बात करते हैं।
बच्चों, हमने अभी एक चलचित्र देखा, एक फ़िल्म देखी। उस फ़िल्म में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो इस फ़िल्म में ये बताया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप देखो वो भालू का बच्चा किस गति से वो भाग रहा है और शेर उसके पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। वो आगे-आगे जा रहा है, वो बच्चा पीछे-पीछे वो शिकारी जो शेर है वो पीछे-पीछे आ रहा है। फिर भी लास्ट में हमने देखा, अंत में देखा कि किस तरह से वो बच्चा जिसने हार न मानने की आदत की वजह से उसकी जान बच जाती है। तो ये जो फ़िल्म है ये हमें ये बताती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ़ में, जीवन में किसी भी तरह की समस्या आए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, ये इस फ़िल्म से बताया है। तो आगे ये हमारा मुद्दा ये है कि ये जो मैसेज है, जो संदेश आपने देखा इस फ़िल्म के ज़रिए, उस फ़िल्म में ये जो संदेश दिया है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये किस तरह से दिया है? ये एक कहानी के माध्यम से दिया है, एक छोटी-सी कहानी है जिसके ऊपर ये चलचित्र जो है ये बना है। तो आखिर ये तो हमारा इससे आपको पता चल गया कि आज का हमारा जो विषय है, वो है कहानी लेखन। तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि ये कहानी लेखन असल में है क्या? कहानी लेखन क्या होता है? ये इसको कहाँ से आई है? या फिर कहानी लेखन है क्या? तो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी जो है हमारा मुद्दा तो आपको पता चल गया। ये जो कहानी हमने फ़िल्म देखी इसमें एक मैसेज है, वो मैसेज ये है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए कभी भी और हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, मुसीबतें कैसी भी हों ये हमने देखा। अब ये जो संदेश हमें मिला है कि हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप में भरोसा रखना चाहिए, ये संदेश देने का एक ज़रिया था, एक माध्यम था वो कहानी जिसके ऊपर ये चलचित्र बना। तो हमारा विषय है ये कहानी लेखन। अब ये कहानी है क्या? तो हम देखते हैं कि ये कहानी है क्या? देखिए ये जो स्लाइड है वहाँ पे देखिए आप पढ़िए क्या क्या लिखा है कि कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। विधा है का अर्थ है, विधा का मतलब होता है प्रकार। तो ये जो गद्य लेखन होता है, हमें पता है गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। तो ये जो गद्य लेखन है उसमें कहानी उसकी एक प्रकार है, मतलब जितने तरह के गद्य लिखे जाते हैं उसमें एक प्रकार की कहानी अभी एक विधा है। 19वीं सदी सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। ये जो कहानी लेखन की शुरुआत होती है विद्यार्थियों, ये 19वीं शताब्दी में शुरू होती है। बंगला में इसे गल्प ना कहा जाता है। अभी हमें पता है कि हर एक चीज़ के अलग-अलग भाषा में अलग-अलग नाम है। तो ये जो कहानी है इसको बंगला में गल्प नाम से जाना जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। अभी ये जो कहानी है शुरू-शुरू में हमें ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाना है विद्यार्थियों। हमें सिर्फ़ इतना पता है कि ये जो कहानी है ये पहले अंग्रेजी भाषा में होती थी, फिर उसका अनुवाद हुआ और ये बंगला माध्यम से हिंदी में आती है। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। अब ये कहानी जो है विद्यार्थियों हमें पता है कि जब जैसे मनुष्य का जन्म होता है तब से उसके साथ एक कहानी जुड़ जाती है, मतलब वो इस कहानी का भी जन्म जो है वो मनुष्य के जन्म के साथ ही होता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कहानी कहना और कहानी सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। शुरू से ही मनुष्यों को कहानी कहना और कहानी सुनना मनुष्यों का स्वभाव होता है। हम देखते हैं कि हर चीज़ में अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो कोई न कोई हमारे अगल-बगल में रहता है जो हमें उस घटना से संबंधित कहानी जो है वो बताने लगता है। तो मतलब तो कहा इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। सभ्य समाज का मतलब ये होता है विद्यार्थियों की जहाँ पे प्रगति हुई है, जहाँ के लोगों में शिक्षा है और चाहे तो आप शिक्षित हैं ऐसे समाज में रहते हैं जो शिक्षित समाज है और कुछ ऐसे भी लोग हैं मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे भी आदिवासी हैं या फिर जनजाति लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, उनका रहन-सहन बहुत ही अलग तरह का होता है। लेकिन फिर भी समाज चाहे सभ्य हो चाहे असभ्य हो, वहाँ पे उनकी अपनी कहानियाँ होती हैं। उस कहानियों को हमें पता है कि हर एक समाज की अपनी कहानियाँ होती हैं, उनके अ, हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। हमारे देश में जब से कहानियों को अगर देखा जाए तो कहानियों की बहुत लंबी परंपरा रही है। शुरू से ही हमारे देश में कहानियाँ जो है वो आपको मिल जाएँगी, मतलब हमें बहुत सारी कहानियाँ शुरू से लेकर पहले कैसे था कहानियाँ, फिर कैसे कहानियाँ, मतलब हमें कहानियों की एक लंबी परंपरा है हमारे देश में। अगर आप इस परंपरा को देखना चाहेंगे तो विद्यार्थियों पहले हमारे यहाँ पे
ऐसी कहानियाँ होती थी जिसमें नैतिक मूल्य होते थे। नैतिक मूल्यों से और उसके पहले भी देखेंगे तो काल्पनिक कहानियाँ होती थी। काल्पनिक कहानियों से फिर आगे बढ़ते गए तो फिर उसके बाद ये जिसमें ये नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ होती हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ उनका जो विकास होते गए वो हमें पता है कि ये काल्पनिक कहानियों से शुरू होकर फिर उसके बाद नैतिक कहानियाँ और उसके बाद फिर उसमें यथार्थवादी, यथार्थ का अर्थ होता है विद्यार्थी सच्चाई। ऐसी फिर हमने काल्पनिक कहानियों से होते हुए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सच्ची घटनाओं पर भी आधारित कहानियां हमें पढ़ने को मिलती हैं। इस तरह से कहानियों की एक संपन्न परंपरा हमारे देश में रही है। तो विद्यार्थियों हमें ये पता चला कि कहानी असल में होती क्या है। कहानी गद्य की एक लेखन विधा है जिसकी शुरुआत कब से हुई, 19वीं शताब्दी से, और इसे किस किस नाम से जाना जाता है ये हमने देखा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और हम देखते हैं कि अमेरिका के एक कवि हैं, आलोचक हैं और कथाकार हैं। उन्होंने कहानी की एक परिभाषा देने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि उस परिभाषा में उन्होंने क्या कहा है। अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलिन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कहानी की परिभाषा देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि कहानी वो छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों की, हम देखते हैं ना कई बार बहुत बड़ी कहानियां होती हैं जो बहुत ये उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, लेकिन ये एडगर जी क्या कहते हैं कि कहानी वो आख्यात्मक रचना है। आख्यात्मक का मतलब होता है कथा टाइप की, जिसमें कहानी हो। कथा मतलब कहानी। तो इनका कहना है कि कहानी वो एक छोटी आख्यात्मक रचना जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, अर्थात एक बार बैठो और वो कहानी पढ़कर खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी पढ़े, थोड़ा कल पढ़े, थोड़ा परसों, ऐसा नहीं होता। कहानी कैसी होती है जिसको एक बैठक में पढ़ा जा सके। इसके आगे वो क्या लिखते हैं कि जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों की, कहानी उसे कहते हैं जो इस उद्देश्य से लिखी गई हो जिससे पाठक के मन में एक प्रभाव उत्पन्न हो। अभी हम लोगों ने ये जो चलचित्र देखा है विद्यार्थी, देखो कितनी छोटी सी कहानी के ऊपर ये चलचित्र बना है, लेकिन उसमें एक प्रभाव है, उसमें एक मैसेज है, और वो मैसेज और वो प्रभाव उत्पन्न करने में वो कहानी सफल होती है। इसका अर्थ ये है कि जो कहानियां लिखी जाती है उनका उद्देश्य क्या होता है, वो पाठक, पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाले, तो जो पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखे हुए, मतलब कहानी लिखी गई हो और उसका असर जो है वो पढ़ने वाले के ऊपर हो, इस उद्देश्य से कहानी लिखी गई होती है, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो। कहानी का में जो कहानी लिखी गई है, जो उद्देश्य वो कहानी मतलब देखो विद्यार्थियों का होता क्या है, जब कोई कहानी लिखी जाती है तो उसका उद्देश्य पहले फिक्स होता है, तय होता है कि हमें इस कहानी के जरिए ये उद्देश्य दिखाना है। तो जब जब कहानी लिखी जाती है, जो उसका उद्देश्य तय होता है, उस उद्देश्य के अलावा उस कहानी में और कुछ चीजें भी ना हो, इस उद्देश्य से कहानी लिखी जाती है। इसका अर्थ ये है कि जब कहानी लिखी जाती है, जिस उद्देश्य को तय करके आप वो कहानी लिखते हो, वो ही उद्देश्य उस कहानी में होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी उद्देश्य उस कहानी में नहीं होना चाहिए, और कुछ ना हो जो अपने आप में पूर्ण हो। और ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होने का मतलब होता है कि ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश जो अपने आप में पूरा हो। अधूरा संदेश देकर आपको उस कहानी को लिखकर कुछ फायदा नहीं होगा, वो मकसद जो उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए कहानी कैसे लिखी जाती है, जिसमें उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जिस उद्देश्य को आप लिखकर ध्यान में रखकर वो कहानी लिख रहे हैं, वो उस कहानी में वो उद्देश्य पूरा हो, ऐसा कहानी लिखा जाता है। तो हमने विद्यार्थियों अब तक ये देखा कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी का उद्देश्य मतलब कहानी क्या है, कि एक परिभाषा के द्वारा हमने समझने की कोशिश की कि कहानी क्या होती है। वो कथानात्मक ऐसी कथा, ऐसी कहानी जिसको एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो अपने पाठकों पर प्रभाव डालने में सक्षम हो, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो कहानी लिखी गई है, वो उद्देश्य अपने पाठकों के ऊपर डालने में सफल हो, और उसमें उन तत्वों के अलावा जो आप कहना चाहते हो उसके अलावा और कुछ भी चीजें ना हो। दूसरे उद्देश्य ऐसे मिक्स करके जो मिश्रित होता है उद्देश्य, वैसा ना हो। एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसको ध्यान में रखकर आप वो कहानी लिखें, और वो कहानी मैसेज जो संदेश है वो दे सके, अपने आप में पूर्ण हो। इस तरह के उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो कहानी है
वो लिखी जाती है विद्यार्थियों। तो अभी हमने देखा कि ये कहानी जो परिभाषा है, अब हम देखते हैं कि ये कहानी जो होती है विद्यार्थी, इसका उद्देश्य क्या होता है। हम देखते हैं ना, आए दिन हम फिल्में देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, हम धारावाहिक देखते हैं विद्यार्थियों। हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता या फिर और भी हमारे अगल बगल के लोग, वो हमें हमेशा कुछ न कुछ कहानी सुनाते रहते हैं, कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अगर कोई घटना घट जाती है तो वो ये बताते हैं कि देख उसके साथ ऐसा हुआ। वो कहानी के ज़रिए बताते हैं कि ऐसा एक बार हुआ था, ऐसा एक बार हुआ था। उनके पास कहानियों का भंडार होता है। तो आइए हम देखते हैं विद्यार्थियों की ये कहानी जो लिखी जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। हमें किताबों में भी कहानी हमें पढ़ने को मिलती हैं, और हम बहुत सारी मैगजीन होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, उसमें भी कहानियां आती हैं। तो आखिर ये कहानियां लिखी जो जाती हैं या फिर जो किताबों में हमें पढ़ने के लिए होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। क्यों ये कहानियां हमारे किताबों से लेकर हमारे घरों के लोगों द्वारा हमें कहानियां सुनाई जाती है, उसका कुछ उद्देश्य है। तो एक एक करके विद्यार्थी हम इस उद्देश्य को देखेंगे कि कहानी पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कहानी पढ़ने का, वो है मनोरंजन और आनंद प्राप्ति। कहानी का सबसे जो बड़ा उद्देश्य होता है विद्यार्थियों, वो है मनोरंजन। हम कई बार काम करते हुए या कई बार और भी कुछ चीज़ें करते हुए हमारे मानसिक थकान आ जाती है, हमारा मन जो है वो थक जाता है, और फिर हम कोई काम नहीं कर पाते हम। तो ये जो फिल्में होती हैं जिनमें कहानी होती है, असल में फिल्म हो, धारावाहिक हो, या फिर इन सब में जो बेसिकली होता है वो कहानी होती है विद्यार्थियों। और वो कहानी का उद्देश्य होता है कि हमारा मनोरंजन करना, जो हमारी थकान है वो सारी चीज़ें दूर हो जाए और हमें खुशी मिले। आनंद का मतलब होता है खुशी, तो हमें खुशी मिले। हम देखते हैं ना कि अगर हम ये नौकरी से आते हैं या फिर पढ़ाई करके आते हैं, विद्यालय से आते हैं, तो हम थके हुए होते हैं। और अगर हम फिल्म कोई ये टेलीविज़न पे अगर हम कोई फ़िल्म देख लेते हैं और वो कहानी हमें अच्छी लगती है, तो हमारा जो थकान होती है वो दूर हो जाती है और हमें जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो कहानी का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमारा मनोरंजन हो सके। मनोरंजन किससे, हम जो और हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले। ये ध्यान में रखकर जो है विद्यार्थियों कहानी लिखी जाती है। दूसरी जो कहानी का उद्देश्य है वो है चित्रवृत्तियों का परिष्कार। चित्रवृत्तियों का अर्थ होता है कि जो हमारी आदतें होती हैं, और परिष्कार का अर्थ होता है सुधार। तो जो दूसरी कहानी का जो दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों, वो है जो हमारी आदतें होती हैं उसमें सुधार करना। अ, विद्यार्थियों में आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने ईदगाह कहानी पढ़ी है। इस उस ईदगाह कहानी को मतलब ऐसे लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी है, तो उसका उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा। चित्रवृत्तियों का परिष्कार मतलब हमारी आदतों का, जो हमारी अगर कोई आदत है वो बुरी है, तो उसको हम कहानी के जरिए, अगर हम कोई कहानी देखते हैं उसमें किसी को वही आदत है जो हमें आदत है, और उसको कुछ समस्या हुई तो हम वो कहानी देखते हैं विद्यार्थियों, तो हमें तय करते हैं, अरे इसके साथ भी वही समस्या थी जो मेरे साथ थी, उसके साथ ऐसा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, आज से ये आदत मैं छोड़ दूंगा। तो फिल्म ये जो कहानी लेखन होता है विद्यार्थियों में, ये हमारी आदतों को सुधारने के उद्देश्य से लिखा होता है। अभी वो हम लोग ईदगाह कहानी की बात कर रहे थे, उसमें वो जो बच्चा है वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। आपने जरूर वो कहानी पढ़ी होगी। अब इसमें उस बच्चे की, बाकी बच्चों की आदतें क्या थी, वो पैसे पाए, उन्होंने, किसी ने हाथी खरीदे, घोड़े खरीदे, किसी ने खिलौने खरीदे और वो टूट गए। लेकिन इसमें ये जो उस बच्चे की आदत क्या थी, दादी के लिए वो चिमटा लेकर आता है, मतलब उसको ये पता है कि हाथ जलते हैं तो दादी को वो चिमटा फायदा हो। मतलब उसकी आदत कैसी है, दूसरों के बारे में सोचना। हम कई कई बार हम क्या सोचते हैं विद्यार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना होता है। लेकिन ये जो हमारी आदतें हैं ना, अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के लिए काम करना, तो कई बार कहानियां क्या करती हैं, हमें ऐसे बताती है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो जो ईदगाह कहानी है, हमें ये भी एक सीख देती है कि अपने से पहले दूसरों के बारे में। वो बच्चा चाहता तो जो दादी ने पैसे दिए थे उसका भी वो अपने दोस्तों की तरह कुछ मिठाइयाँ खरीद सकता था, कुछ मिट्टी के खिलौने खरीद सकता था, लेकिन उसने क्या किया, दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो ये कहानी क्या करती है, हमारी जो आदतें होती हैं उसमें सुधार करती हैं। और तीसरा उद्देश्य आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, तीसरा जो उद्देश्य है वो है शिक्षा और उपदेश।
अभी हम लोगों ने एक चलचित्र देखा, उसमें देखो कितनी बड़ी शिक्षा दी गई है, कितना बड़ा उपदेश दिया है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें ये नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और अपने आप में भरोसा होना चाहिए। ये कहानी का उद्देश्य होता है, वो कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है। आप कोई भी कहानी उठा लीजिए विद्यार्थियों और आप देखिए उसमें कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई उपदेश आपको जरूर दिया होगा। बिना उपदेश के, बिना शिक्षा के कोई कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कहानी लिखे और उसमें कुछ उद्देश्य ना हो। तो कहानी का तीसरा उद्देश्य क्या है? हमें शिक्षा देना, शिक्षित करना, कुछ सीख देना। शिक्षा का मतलब यहाँ पे स्कूल में जो सिखाते हैं वो शिक्षा नहीं, शिक्षा का अर्थ है यहाँ पे कोई ना कोई सीख देते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और उपदेश देना, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश वो कहानी हमें देती है। जो चलचित्र देखा उसमें दो ही उद्देश्य हैं, अपने कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए और दूसरा अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मुसीबतें देखो कैसे भी, वो भालू का बच्चा, उसको पता है मुसीबतें हैं, सामने शेर है, और लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या करता है, हार नहीं मानता है और अपने आप पे भरोसा रख के वो कोशिश करते रहता है। और बाद में क्या होता है, हमने वो चलचित्र में देखा। चौथा उद्देश्य कहानी लेखन का है विद्यार्थियों जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन। मतलब क्या होता है कि कई बार हमारे समस्याएं होती हैं, वो कहानी हमें उस समस्या से अवगत कराती है, मतलब हमें पहचान कराती है। अगर कोई हम कहानी पढ़ते हैं तो अब देखो ना, फिल्मों में हम फिल्म देखते हैं तो उसमें कुछ अच्छा सीन होता है, कुछ बुरा होता है, तो हम उसके साथ अपने आप को कैसे जोड़ लेते हैं। तो ये जो कहानियाँ होती है वो जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन करती है। मतलब हमें कोई समस्या है, हम वो बता नहीं सकते किसी को, लेकिन मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी तो उसमें मेरे जैसी ही एक जो समस्या मुझे है, वही समस्या उस कहानी में उस बच्चे को है। तो वहां पर क्या होता है, अब जो कहानियां होती हैं वो आपके जीवन के जो उद्देश्य समस्याएं होती हैं, रहस्य होते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं। और उसके बाद जो अगला उद्देश्य है वो है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति का अर्थ होता है, सौंदर्य मतलब सुंदरता और अनुभूति मतलब अनुभव। तो ये कहानियां जो होती है विद्यार्थियों, ये हमें सुंदरता का अनुभव देती हैं। देखो हमने कई सारे ऐसी कहानियां पढ़ी हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। ईद का कहानी ले लो, अगर आपने वो पढ़ा है तो देखो कितनी सुंदर कहानी है। एक बच्चे की मनोदशा बताइए कि कैसे वो अपनी दादी के बारे में सोचता है। उसकी दादी है और वो बच्चा है और उसके घर में कोई नहीं है, और 1 महीने के बाद वो त्योहार आता है, ईद आती है, लेकिन फिर भी वो जो पैसे पाता है वो उसका दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इसके अलावा और भी कई सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी जिसमें ये सुंदरता बताई, कितनी सुंदर कहानी है। अगर आपने, चलो मैं आपको एक फिल्म का उदाहरण दूंगा, तो अगर आपने चिल्लर पार्टी फिल्म है, तारे जमीन पे फिल्म है, देखो ना कितनी सुंदर कहानी है, कितना उसमें सुंदरता है कि एक बच्चा जो, जिसके साथ क्या क्या समस्या होती है, ये सारी तो फिल्म। तो कहानी लेखन का उद्देश्य क्या है, आपको सुंदरता का अनुभव हो। और फिर अगला उद्देश्य है वो है रसानुभूति। रस का अर्थ होता है विद्यार्थियों आनंद। तो ये कहानी हमें क्या देती है, बहुत आनंद देती है। अगर हमें कोई अच्छी कहानी पढ़ने को या देखने को मिली तो हम क्या कहते हैं, ये कहानी में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी मिली। तो इसका अर्थ ये है कि कहानियाँ हमें क्या करती हैं, रस का, आनंद का अनुभव कराती है, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ये हम बोलते हैं। और कहानी लेखन का अगला उद्देश्य है मानव प्रकृति का विश्लेषण। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं और उसमें कोई समस्या का वर्णन है, कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, उसको कोई समस्या है, तो वो व्यक्ति उस समस्या में किस तरह से उस समस्या का पालन करता है। चलो अभी चलचित्र आपने देखा तो ये इसमें तो जानवर की प्रकृति का विश्लेषण है। प्रकृति का मतलब आपकी आदत, कैसी है आदत। कहानी में आपने, आपको समस्या है, आप हार मान जाते हैं। कई कई बार हम विद्यार्थी, देखो ऐसा आप कभी ये ना सोचे, लेकिन कई कई बार हम क्या देखते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी समस्या से हार मान जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कहानियां क्या करती हैं, मनुष्य का विश्लेषण करती हैं, जांचती हैं, ये मनुष्य इस समस्या में किस तरह का बर्ताव करता है। तो ये जो कहानियां होती हैं ये क्या करती हैं, मनुष्य के स्वभाव का जांच पड़ताल करती है कि मनुष्य समस्या से लड़ रहा है, कि समस्या से भाग रहा है, या क्या कर रहा है। तो ये कहानी के उद्देश्य। इसके अलावा जीवन का संतुलित विकास। ये जो कहानियां होती है ना विद्यार्थी, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया, जो हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें बताया कि कैसे एक व्यक्ति, उसको बहुत समस्या है,
फिर भी वो समस्या से पार पाता है, लड़ता है और बाद में उसको विजयश्री मिलती है, उसको जीत मिलती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी अगर मेरे साथ ऐसी समस्या होगी तो मैं भी इस तरह से लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो ये जो हमारे जीवन का विकास होता है, मतलब हमें किस तरह से कब क्या बर्ताव करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ये सारी चीजें हमें उस कहानी के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो कहानी क्या करती है विद्यार्थियों, हमारे जीवन का संतुलित मतलब बराबर है। ऐसा नहीं कि हमें एक कोई अच्छी सी ये है गुणवत्ता है वो हमारे अंदर आ गई और दूसरी गुणवत्ता जो थी वो चले गए, ऐसा नहीं। कहानी क्या करती है, सभी चीजों सभी गुणों का विकास करती है। चाहे आप दूसरों की मदद करने वाले हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, ऐसी तमाम तरह की जो चीजें होती है वो कहानी हमें सिखाती है। और अंतिम उद्देश्य है कहानी लेखन का समाज की आलोचना। समाज की आलोचना का अर्थ ये है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हम कहानी के जरिए बोल नहीं सकते ना, तो हम कहानी के जरिए अपनी बातों को लिखते हैं और इस तरह से हम बताते हैं कि हमें समाज के ये व्यवहार जो है वो उचित नहीं लगे। तो इस तरह से समाज की आलोचना भी कहानी द्वारा की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो कहानी के उद्देश्य देखे, अब ये कहानी का उद्देश्य तो हमें पता चल गया, लेकिन देखो, आगे हम बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहानी लेखन जो इस जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कहानी लिखी जाती है, ये कहानी अगर लिखना है मुझे तो उसके नियम क्या होता है ना। देखो, अभी आपको समझ में आ गया कि कहानी का उद्देश्य क्या है, आप कोई अपनी कहानी लिखनी चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जल्दी से दे दूं अगर, तो हमारे जो बीएमसी के बच्चे हैं ना, उनमें बहुत टैलेंट होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे थे। एक बच्चा था जो बहुत अच्छी कविता लिखता था, एक बच्चा कहानी लिखता था। थोड़ा सा उसको अगर मौका मिले तो भविष्य में वो आगे जाकर एक अच्छा कहानीकार हो सकता है, अच्छा कहानी। तो बीएमसी के भी बच्चों में टैलेंट है और मेरा ये मानना है कि सभी बच्चों में टैलेंट होता है, हमें बस उसको निखारने की जरूरत है। तो विद्यार्थियों, हम इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अगले स्लाइड की तरफ जाएंगे, जहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो कहानी लिखी जाती है इसका नियम क्या है। अगर मुझे कोई कहानी लिखनी है, मुझे कोई विषय अच्छा लगा, मतलब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ। समझो अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया और कोई अब आगे भविष्य में कुछ बन जाते हैं, तो आप अपनी कहानी लिखेंगे, उस कहानी से लोगों को प्रेरित करेंगे कि किस तरह से समस्याओं से लड़ते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप अपनी कहानी लिखना चाहते हैं तो आपको कौन से नियमों का पालन करना है। अब हम उस स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कहानी लिखते समय हमें कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, अर्थात कौन-कौन से नियमों का पालन करना है, वो देखेंगे जल्दी से। रूपरेखा, सबसे पहले कहानी लिखने से पहले हमें कहानी की पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए। देखो, अगर हमारे परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कहानी लेखन का, जो निश्चय है कि अनिश्चित है कि आता ही है, तो हमें जब परीक्षा में ये कहानी लिखने के लिए आए तो हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए विद्यार्थियों, हमें उस कहानी की जो रूपरेखा दी गई है, उस रूपरेखा को 2 से 3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए। वो रूपरेखा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सी कहानी लिखनी है, अर्थात उस कहानी में क्या बताया है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपने उस रूपरेखा को 3 से 4 बार पढ़ा तो। उसके बाद विद्यार्थियों को यह तय कर लेना चाहिए कि वह कहानी में अपनी ओर से कहाँ और कितना रंग भर सकता है। देखो विद्यार्थी, उसके बाद आप ये तय करो कि आपको उस मुद्दों के आधार पे उस कहानी का जो दिया है उसमें आपको कितना लिखना है, कौन सा रंग भरना है, कौन सी चीजों को कितना लिखना है और किसको कितना कम। ये आपको उस मुद्दों को रूपरेखा पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। अपनी ओर से किस संकेत का कितना विस्तार करना है। देखो, कई बार कहानियां ऐसे होती हैं परीक्षा में विद्यार्थियों के वहाँ पे संकेत दिया होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं ना, हमारे बीएमसी के बच्चों को कई कई बार क्या होता है, अगर ऐसे रूपरेखा दे दी जाती है कहानियों की तो वहाँ पे बीच बीच में वो कुछ शब्द लिख देते हैं और उनकी कहानी पूरी हो जाती है। इस तरह से कहानी पूरी नहीं होती विद्यार्थियों। कहानी किस तरह पूरी हो जाती है कि किस संकेत का कितना विस्तार। वो जो संकेत दिया होता है ना उसको आपको बढ़ा करके लिखना है। उसमें कम से कम एक एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य ऐसे उस कहानी में जो उस मुद्दा दिया रहता है उस मुद्दे में, एक एक मुद्दे में कम से कम 3-3 4-4 वाक्य आपको लिखकर क्या करना है, उस कहानी को पूरा करना है। तो ये हो गए
कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बनती। ये मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ पे कई ऐसे बच्चे थे जो ये रूपरेखा वाली कहानी आती है ना, उसके अंदर डैश डैश रहता है, तो वो उसके अंदर कुछ लिख देते हैं और वैसे कहानी उतार देते हैं, जबकि विद्यार्थियों ऐसा नहीं होता। आपको इस गलती से बचना है। कहानी क्या होती है, जो मुद्दे दिए हैं, जो रूपरेखा दी गई है, हर एक मुद्दे को कम से कम 3 से 4 वाक्य आपको लिखने हैं और इस तरह से कहानी को विस्तार देना है, कहानी को बड़ा करना है। वर्णन, विस्तार और संवाद की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। इसका अर्थ ये है कि आपको वर्णन करना है कहानी का, विस्तार करना है मतलब लिखते हुए आगे बढ़ना है, और संवाद होना चाहिए। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। तो ये तीनों चीज मिला हुआ होना चाहिए, तब आपकी कहानी जो है वो बनती है। अगला जो हमारा ये है कहानी लेखन की जो ये कहानी लिखते समय जिन नियमों का हमें पालन करना है, अगला नियम है वो है वर्णन। वर्णन का अर्थ होता है कहना। तो कहानी में हमें क्या कहना है? कहानी में घटना होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए, पात्र और दृश्य, इन सब का संक्षिप्त वर्णन करना है। हमें अभी अगर हम कोई कहानी पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें ये पता चलती है ना, ये घटना है, कब घटी है, इस टाइम घटी, कहाँ घटी है, इस गांव में, इस जिले में, ऐसे ऐसे। तो हमें उस कहानी में घटना का वर्णन करना है, मतलब घटना कब घटी, कहाँ घटी, उस जगह का वर्णन करना है, कहाँ पे ये घटना घटी, और पात्र या दृश्य, उसमें कितने पात्र थे जिनके साथ ये घटना घटी, कितने लोग थे, इसका आपको संक्षिप्त वर्णन देना है उस कहानी में। कहानी स्थान, पात्र आदि के नाम भी देने चाहिए। कई कई बार हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं कि लिखा रहता है कि ये कहानी इस राज्य में है, इस प्रदेश में है, ऐसा ऐसे। तो कई बार हमें क्या करना होता है, उस जगह का नाम देना होता है, और कई कई बार पात्रों के नाम देने होते हैं। ये पात्र के नाम भले वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, ये अलग बात हो जाती है। आप वास्तविक नाम भी दे सकते हैं, काल्पनिक नाम भी दे सकते हैं। कि आगे बढ़ते हैं। विस्तार, विस्तार का अर्थ होता है बड़ा करके लिखना। जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों में से कम 10 से 12 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। देखो, जो आपको ये रूपरेखा दी जाती है, छोटे छोटे मुद्दे दिए जाते हैं, उस मुद्दे का इस्तेमाल करके आपको कम से कम 10 से 12 पंक्ति, मतलब 10 से 12 लाइन की कहानी ऐसी उम्मीद की जाती है। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा, चलेगा। लेकिन अब बोलो एकदम ही ज्यादा हो गए, हम बोलते हैं ना 80 शब्दों में कहानी लिखो, 80 से 90 भी चलेगा, 80 से 70 भी चलेगा। लेकिन 80 बोला तो 120, 130, तो फिर वो कहानी नहीं होती। फिर उसमें आप अनाप शनाप चीजों को जोड़े हैं, वो कहानी कहानी नहीं रह जाती। तो कहानी में क्या होनी चाहिए, 10 से 12 पंक्ति में आपकी कहानी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को दी गई शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया अभी, जो कहानी की शुरुआत में बताया है कि कम से कम 80 शब्दों में इस सीमा का, ये जो क्षेत्र है आपका, इसका आपको पालन करना है कि कहानी 80 शब्दों में, मतलब 90 हो जाएंगे चलेगा, 70 भी हो जाएंगे चलेगा, लेकिन 80 का बोलो 180 हो जाए तो फिर नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कहानी लिखते समय। अ, आगे बढ़ते हैं। वार्तालाप या संवाद, इसका मतलब होता है बातचीत। कहानी में अभी देखो हम कैसे लिखेंगे, इसने कहा, उसने कहा, ऐसा नहीं। कई बार हमें कहानी में क्या होता है, विद्यार्थियों की जो पात्र होते हैं, जो चरित्र होते हैं ना, वो आपस में बातचीत करते हैं। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, या फिर संवाद का अर्थ भी होता है बातचीत। तो कई बार ये जो पात्र होते हैं, कहानी के जो चरित्र होते हैं ना, उनकी बातों से हमें कहानी में पता चलता है कि क्या हो रहा है, घटना कौन सी हो रही है। कई बार हमें ऐसा नहीं बोलते ना, बस का एक्सीडेंट हो गया, कई बार दो लोग बात कर रहे थे, अरे इधर से ट्रेन आ रही थी, इधर से बस आ रही थी, दोनों में टक्कर हो गई। दो पात्रों की बातचीत है ना विद्यार्थियों, फिर भी हमें क्या पता चल गया, घटना पता चल गई। तो इस तरह से घटनाओं को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार जो पात्र होते हैं ना, उनकी बातचीत से भी घटना का या फिर जो कहानी की कथा वस्तु है, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती है। देखो, अगला जो मुद्दा है विद्यार्थियों, बहुत ही जरूरी है। संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट हो। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे संवाद मतलब बातचीत स्वाभाविक होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बनावटी हो। देखो, हमने प्रेमचंद की कहानियां वगैरह ईदगाह पढ़ी है, या फिर कई कहानियां हमने पहले, अभी हम 9th के विद्यार्थी, 9वीं कक्षा के, 8वीं तक हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब वाक्य होंगे जो स्वाभाविक लगते हैं। उसमें क्या होता है, अ, स्वाभाविक होने चाहिए, मतलब उसमें बनावट नहीं होनी चाहिए।
और संवाद छोटे होने चाहिए। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। उसने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उसने कहा कि नहीं तू रुक, मैं भी चलूंगा। इस तरह के नहीं, संवाद छोटे होने चाहिए। उसने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, मैंने कहा कि रुक, इंतजार कर, और फिर परसों चलेंगे। इस तरह से संवाद जो होते हैं, जो बातचीत होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं, मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे बात करिए, और जो बातचीत है, संवाद है, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, स्पष्ट है और छोटा है। इस तरह के संवाद कहानी में होने चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है विद्यार्थियों, वो है कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। अब देखो आपको पता है कि हम जो कहानी लिख रहे हैं, वो असल में एक बीती हुई घटना है, मतलब जो घटना घट चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम बीती घटना के बारे में लिखेंगे, तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि कल होगा, वो तो भविष्य हो जाएगा। तो हमें कहानी लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कहानी जो है वो बीती हुई घटना है। तो इसको लिखने के लिए हमें भूतकाल का इस्तेमाल करना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हाँ, पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य में हो सकते हैं, लेकिन कहानी जो लिखी जाती है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो भूतकाल में होना चाहिए, क्योंकि वो कहानी जो है वो घट चुकी है ऑलरेडी। तो हमें ये भूतकाल में लिखना है। बातचीत भले हमारी कभी वर्तमान काल हो जाए या भविष्य काल हो जाए, वो चलेगा, लेकिन कहानी लिखना है तो भूतकाल। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों को, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनको मैंने अनुभव किया है। वो विद्यार्थी ऐसे कहानी आती तो क्या करते हैं, किसी दो चार मुद्दे को बहुत बड़ा कर देंगे, और एक आध मुद्दा जो उनमें नहीं लिखना है, उनको नहीं समझ में आया, तो वो मुद्दे वो छोड़ देते हैं। जो रूपरेखा होती है ना कहानी की, तो अगर कोई मुद्दा उनको समझ में नहीं आया, तो वो उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों। क्या है, जो मुद्दे होते हैं, रूपरेखा में दिए गए सभी संकेतों को किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात सभी संकेतों को लेकर, भले वो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें सभी संकेतों का इस्तेमाल करके कहानी लिखनी चाहिए। उनमें उलट पुलट ना करें। उलट पुलट का अर्थ होता है विद्यार्थियों, अगर मुद्दा दिया है, एक समय की बात है डैश, एक राजा था डैश, उसके तीन पुत्र थे डैश, तो अगर जो ऐसा लिखा है, तो ऐसा नहीं कि नीचे का मुद्दा उठाकर पहले लिख दो और पहले का मुद्दा उठा के, जिस क्रम में मुद्दे दिए गए हैं, उसी क्रम में उन मुद्दों का विस्तार करके आपको चलना, उलटना पुलटना नहीं है। पांचवी पंक्ति, पांचवा मुद्दा पहले लिख दूं, चौथा मुद्दा दूसरा, ऐसा नहीं। जिस क्रम में मुद्दे हैं, उसी क्रम में आपको वो बढ़ना है। अनुच्छेदों में विस्तार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं आपको बताऊं, अगर हम कोई ऐसा पैराग्राफ, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ आता है, तो हम क्या बोलते हैं, बाप रे इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा। लेकिन वही पैराग्राफ अगर दो या तीन छोटे छोटे पैराग्राफ में होगा, परिच्छेद में होगा, तो हमें क्या लगता है, हाँ छोटा है, अच्छा है, बोर नहीं होंगे। तो हम जब कहानी लिखे ना विद्यार्थी, तो आपको ये ध्यान में रखना कि वो जो परिच्छेद होता है, परिच्छेद अगर आपको न समझ में आए तो पैराग्राफ, तो वो जो पैराग्राफ होता है, परिच्छेद होता है, वो छोटे छोटे होने चाहिए। एक ही पैराग्राफ, जो एक परिच्छेद है, वो पूरे एक पेज का होगा, तो कौन पढ़ेगा उसको, तो बोरिंग सा, ऊबन सा होने लगेगा, आपको ऊब आ जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी कहानी को रुचिकर बनाए, रुचि से लोग उसको पढ़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं को एक एक छोटे छोटे परिच्छेद में लिखिए। तो आपकी घटनाएं भी परिच्छेद में हो जाएंगी, पैराग्राफ में हो जाएंगी, पैराग्राफ भी छोटा छोटा हो जाएगा, लोगों को पढ़ने में रुचि भी आएगी। तो आपको कहानी लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखने से अच्छा है विद्यार्थियों, एक छोटा सा पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी कहानी को जो है वो लिखें। अगली स्लाइड की तरफ, यहाँ पे कुछ और जो है फटाक से जल्दी से देख लेते हैं। कहानी में कम से कम 3 अनुच्छेद होने चाहिए। मतलब जब आप कहानी लिख रहे हैं, तो कितनी भी छोटी कहानी होने चाहिए विद्यार्थियों, कम से कम उसमें 3 पैराग्राफ, 3 अनुच्छेद होने चाहिए। संकेतों के महत्व के अनुसार अनुच्छेद का विस्तार होना चाहिए। अगर कोई जो मुद्दा है, कहानी का मुद्दा, वो जरूरी है, तो वो मुद्दे, जो मुद्दा जरूरी है, उसका पैराग्राफ विद्यार्थी आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ये मुद्दा है जिसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, उसका पैराग्राफ, उसका परिच्छेद आप छोटा भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक पैराग्राफ अगर 10 लाइन का है, तो दूसरा भी 10 ही लाइन का हो। जो 10 लाइन का है, उसमें कुछ संदेश है, मैसेज है, तो वो बड़ा हो सकता है 10 लाइन का। लेकिन अगर गांव का नाम है, तो आप उसको 10 लाइन में नहीं लिखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थी।
अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भाषा शैली, ये एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो कि हम जो कहानी लिखते हैं उसमें हमारी भाषा कैसी है, सरल है, स्वाभाविक है और प्रवाहमयी होनी चाहिए, तभी हमारी कहानी को लोग पढ़ेंगे। अभी कहानी में भाषा मतलब शब्द ऐसे हैं, भाषा ऐसी है कि जो बहुत ही कठिन है, क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, या फिर बहुत ही मतलब आप अशुद्ध शब्द है, तो वो हमारी कहानी को कोई पढ़ेगा नहीं विद्यार्थी। और कहानी में भाषा भी कैसे होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने शब्दार्थ खोलकर बहुत ही कठिन कठिन शब्दों को जोड़कर कहानी लिखी है। कहानी एकदम सिंपल सरल। एक समय की बात थी, एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। कैसे सरल शब्द हैं, तो और शब्द भी और वाक्य भी कैसे स्वाभाविक लग रहे हैं। और प्रवाहमयी, प्रवाहमयी का मतलब होता है कि एक शब्द बोलने के बाद रुक जाना, ऐसा नहीं। कहानी में नियमितता होनी चाहिए, मतलब लगातार होने चाहिए। इस तरह की कहानी में भाषा का आपको इस्तेमाल करना है। वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। देखो हम बोलते हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से दे दूं। देखो हम लिखते हैं ना, हमारे बीएमसी के बच्चे लिखते हैं मैं गया। मैं गया, मैं क्या होता है, मैं नहीं होता, मैं गया। तो जो हमारे व्याकरण की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो शुद्ध होने चाहिए विद्यार्थियों। तो फिर तब हमारी कहानी को कोई पढ़ेगा। शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तनी का मतलब होता है कि हम कोई भी शब्द कहीं भी उठाते हैं, कहीं भी लगाते हैं। हमारे व्याकरण की दृष्टि होती है, मात्रा की गलती होती है। तो और विराम चिन्ह हमें कहाँ पे कौन सा लगाना है, कौन सा अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सब लगाना है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी शब्द लिख देते हैं। तो हमें वर्तनी और विराम चिन्हों का भी ध्यान देना है कि कहाँ पे हमें कौन सी वर्तनी, कौन से शब्द कहाँ लिखने हैं, कौन से विराम चिन्ह कहाँ पे लगाने हैं, इसका आपको ध्यान देना है। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। आपको पता है कि बच्चों की ये मुहावरे जो होते हैं और ये जो कहावतें होती हैं, ये हमारी कहानी को थोड़ी सुंदरता देते हैं, उसमें थोड़ा उसको और भी अच्छा बनाते हैं। तो हमें जब कहानी लिखे तो हमें इन सब का इस्तेमाल उस कहानी में करना चाहिए, मुहावरों का और कहावतों का। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है प्रारंभ और कहानी की शुरुआत एकदम अच्छी होनी चाहिए और अंत दोनों ये संक्षिप्त होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। रोचक मतलब जिसको पढ़कर थोड़ा सा अच्छा लगे, ये होने चाहिए। शीर्षक देते और भावपूर्ण होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ न कुछ भावना होनी चाहिए। इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए और उसी तरह का अंत होना चाहिए। फिर हमारा अंतिम जो सेकेंड लास्ट मुद्दा है वो है शीर्षक। अगर हमें कहानी में कोई शीर्षक देना है तो हमें उस शीर्षक को भी देना पड़ता है। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित तथा संक्षिप्त, रोचक और सूचक होना चाहिए। मतलब वो जो हमारा शीर्षक होगा ना, वो कोई ना कोई सूचना देने वाला होना चाहिए विद्यार्थियों। और वो छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत बड़ा किसान के दो पुत्रों की कहानी, ऐसा शीर्षक नहीं होता। किसान ऐसा छोटा सा शीर्षक दे देंगे तो भी वो समझ में आ जाता है कि इस कहानी में किसान के बारे में बताया गया है। तो ये होना चाहिए। शीर्षक देते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में देना है वो आप नीचे देख सकते हैं, कहानी का क्या क्या शीर्षक होना चाहिए ये। और अंत में जो हमारा, आप ये 3 मुद्दे हैं ना, अब आप ये पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। जब हम शीर्षक देंगे तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। हमारा आखिरी नियम जो है वो कहानी लेखन का विद्यार्थी वो है सीख या बोध। अगर ऐसा बोला जाता है प्रश्न में कि सीख क्या लिखनी है, तो आपको कहानी के अंत में एक एक शब्द, एक वाक्य में लिखना है कि वो कहानी हमें क्या सिखाती है। ऐसा सीख हेडिंग डालेंगे और फिर उसके आगे वो सीख क्या देती है। जैसे हमने वो चलचित्र देखा, उसमें यही सीख है ना कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, ये उस कहानी की सीख है। तो हमने ये देखा विद्यार्थियों की कहानी के नियम क्या है। अगर हम भविष्य में कोई अच्छा कहानीकार, क्योंकि हमारे अंदर जो है ये योग्यता हमारे अंदर होती है, हमें हमारे अंदर टैलेंट होता है, तो हमें अगर आगे चलकर हम कोई कहानीकार बनना चाहे, अगर हम अपनी कहानी लिखना चाहें, तो हमें इन सब मुद्दों का इस्तेमाल करना है, हमें इन नियमों का पालन करना है। तब जाकर हमारी कहानी जो है वो एक उत्कृष्ट कहानी, एक अच्छी सी कहानी होगी जिसको लोग पढ़ेंगे और उनको उस कहानी में आनंद आएगा जो हमने उद्देश्य में देखा। तो विद्यार्थियों ये हो गए हमारी कहानी लिखने के नियम, कहानी के उद्देश्य, कहानी किसे कहते हैं ये देखा।
एक लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें कहानी के प्रकार हैं, कहानी की लेखन की विधियां, कितनी तरह से कहानी लिख सकते हैं वो आप देख लीजिए। एक कहानी की सहायता से, कहानी मतलब कहानी की छोटी छोटी मुद्दे दिए रहते हैं उसके आधार पर, या फिर शब्द लिखे रहेंगे उससे आपको कहानी लिखनी है। कहानी के ये पहला प्रकार है, आप ये पढ़ सकते हैं, आपको ये स्लाइड में शेयर करूंगा। उसके बाद दूसरा जो कहानी का प्रकार है, इसका उदाहरण भी आपको अगले स्लाइड में दिखेगा। दूसरा जो कहानी का, ये आप हमें परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि रूपरेखा संकेत, एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया। इस तरह के संकेतों भरी कहानी हम लोगों ने एग्जाम में अक्सर हम अपने परीक्षा में लिखते हैं। तो ये अब कहानी लेखन का ये दूसरा प्रकार है। ऐसे भी कहानी लिखते हैं, वो भी देख लीजिए आप। अब ये कहानी जो हमने अभी पीछे देखा रूपरेखा वाली, वो एक कहानी देखो कैसे छोटी सी कहानी है। शब्द देखो, वाक्य देखो, मात्राएं देखो, पूर्ण विराम देखो। तो ये आपको समझाने के लिए जो अभी तक हमने नियम कानून देखे वो आप देखिए। कोई भी वाक्य बहुत बड़ा नहीं है, मात्रा की है गलती या क्या कैसे, ये आप देखकर समझ सकते हैं। और जो कहानी लेखन का तीसरा प्रकार है विद्यार्थियों, वो है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। ये भी हमारे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। एक गांव था, उसमें एक लड़का था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसके दो बेटे थे, बड़े का नाम और डैश डैश। अब इसके बाद इस तरह की कहानी में आपको कल्पना और ये क्या क्या डालना है, ये आपको कहानी का तीसरा प्रकार है। ये आपको अभी जो हम लोगों ने चर्चा की नियम कानून, कहानी लेखन के नियम और उद्देश्य, उसमें ये कहानी लेखन की तीसरे प्रकार की कहानी है। इसमें भी आपको देखिए एक छोटी अपूर्ण कहानी, मतलब कहानी आधी दी है और आगे डैश 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 दिया। अब आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आगे की कहानी को पूरा करना है। और चौथी जो कहानी, अब ये कहानी जो अपूर्ण कहानी देखो मैंने यहाँ पे पूरा किया है। छोटी कहानी है, मैंने आपको बोला ना 8 से 10 लाइन होनी चाहिए, तो ये तो टाइप किया हुआ है इसलिए ऐसा है, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लाइन में हो जाता है ये कहानी। अगर हम इसको किताब कॉपी में लिखेंगे तो ये 10-12 लाइन में ये छोटी सी कहानी हो जाएगी। चौथा और आखिरी जो कहानी लेखन का प्रकार है वो है चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। चित्र दे दिया जाएगा विद्यार्थी और आपको कहानी लिखना है। ये चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन सी कहानी है बच्चों। ये कहानी है, जो चींटी होती है वो बह रही होती है, कबूतर उसको पत्ती गिराता है, चींटी चढ़ जाती है और चींटी बच जाती है, उसकी जान बच जाती है। और फिर एक बार वो शिकारी आता है, वो कबूतर को निशाना बनाता है और चींटी देखती है तो उसको याद आता है, अरे यही कबूतर ने तो मदद की थी, और वो शिकारी के पैर में काट लेती है और शिकारी का निशाना चूक जाता है और बंदूक चल जाती है। ये आवाज़ सुनकर वो कबूतर उड़ जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो इस कहानी का अगर आप चौथी स्लाइड में देखेंगे तो ये कहानी भी यहाँ पर है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी लेखन क्या है। अब धन्यवाद आप सभी का। तो विद्यार्थियों, हमने अभी देखा कि कहानी लेखन होता क्या है। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कहानी लेखन, हमने देखा कि कहानी लेखन असल में कहानी क्या है। कहानी हमने देखा कि वो कहाँ से आई है, उसका कहानी को क्या क्या कहते हैं। फिर हमने कहानी लेखन के उद्देश्य देखे। कहानी लेखन उद्देश्य के बाद अगर भविष्य में हम कहानीकार बनना चाहते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना होगा, या फिर वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हमारे परीक्षा में कहानी लेखन के लिए आता है तो हमें इन मुद्दों का इस्तेमाल करके, उन नियमों का इस्तेमाल करके किस तरह से कहानी लिखना है, ये हमें इन नियमों का इस्तेमाल करना है और अपनी कहानी को एक गुणवत्तापूर्ण कहानी, एक सुंदर कहानी जिसको लोग पढ़कर उसमें उनको रस की अनुभूति हो, ये सारी चीज़ें उसमें उनको मिले। तो इस तरह से हमारा कहानी लेखन के प्रकार भी संपन्न हुए, नियम संपन्न हुए, उनके उद्देश्य, और इस तरह से हमारा कहानी लेखन जो ये विषय है आज का, ये संपन्न होता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। धीरज सर। हेलो सर। हाँ सर। हेलो सर, चित्र के साथ कहानी लिखना है, कैसे लिखेंगे? हाँ, बोलो बोलो। सर, चित्र के सहायता से कहानी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चित्र की सहायता से, अगर आपको चित्र दिया है तो आपको वो चित्र देखना है
उस चित्र में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें पता चल जाता है कि पहला चित्र कौन सा है, दूसरा चित्र कौन सा है। अभी वो पहले चित्र में अगर हमने जो अभी देखा चित्रों के माध्यम से कहानी लिखना, तो हमने देखा कि पहले वो पहला दृश्य क्या है, वो चींटी बह रही है और वो कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा है और वो देख रहा है कि चींटी बह रही, तो उसको याद आता है, कबूतर को ध्यान आता है कि अगर मैं एक पत्ती गिरा दूं तो ये, अगर चित्र वाला आपको कहानी पूरा करने के लिए आता है तो आपको ये ध्यान देना है विद्यार्थियों की पहला चित्र कौन सा है और वो चित्र में क्या बताया है। तब आप उसका चित्र को देखिए और फिर उसको विस्तार देते जाइए और इस तरह से दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा और फिर आपकी कहानी जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। अगला अगला प्रश्न। सर हम्म सर आत्मकथा कैसे लिखेंगे? ये जो आत्मकथा है ये नहीं बच्चा नहीं, वो निबंध का टॉपिक हो जाएगा। आत्मकथा, अगर हमें कहानी लिखनी है आत्मकथा तो वो क्या बोलते हैं उसको, उस इस तरह के उसमें नहीं आ सकता। फिर आगे। हम्म हेलो सर। हाँ, एक 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 करके पूछिए, एक एक करके। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, रूपरेखा का मतलब क्या होता है? अच्छे रूपरेखा से का समझाइए। रूपरेखा का अर्थ होता है कि आपको एक कहानी की रूपरेखा एक संकेतों के माध्यम से, मतलब छोटा छोटा ऐसा मुद्दा दे दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा दे दी जाएगी, कहानी को छोटे छोटे शब्दों में आपको दे दिया जाएगा कि आपको वो रूपरेखा, एक्चुअली वो बनावट समझ लो कि कहानी की एक बनावट दे दी जाती है और आपको इस कहानी को पूरा करना होता है। ओके सर। हम्म आगे और कुछ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर, अभी कोई निबंध लिखा है, उस पे ना ड्राइंग बनाना है, तो उस निबंध के तौर पर ड्राइंग बनाना पड़ेगा ना हम लोग को? बच्चा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमारा आज का विषय जो है वो है कहानी लेखन। जब हमें निबंध, हमारा जब विषय होगा निबंध का, तो अब हम निबंध के बारे में बात करेंगे। निबंध और कहानी आप इसको मिक्स मत करिए, मतलब ये अलग विषय है। निबंध अलग होता है और कहानी अलग होती है। सर, कहानी में हम अपना विस्तार दे सकते हैं, कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो निबंध होता है वो नियमों में बंधा होता है। उसका नाम ही निबंध, अर्थात नियम में बंधा हुआ। जो नियम है, जो निबंध के नियम है, हमें उस दायरे में रहकर निबंध लिखना है। और कहानी में क्या, हम थोड़े से अपने जो कल्पनाशीलता है, कल्पना शक्ति, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ओके है। सर। हम्म और किसी को कुछ पूछना है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुद्दों पर कहानी कैसे लिखते हैं? अब जैसे मुद्दों पे कहानी है, अगर कोई मुद्दा दे दिया जाएगा, अब जैसे कोई भी, जैसे किसान वाला मुद्दा है, वो एक किसान, उसके दो बेटे, ऐसे वो मुद्दा दे दिया जाएगा और पूरी कहानी मुद्दों में दे दी जाएंगी। तो आपको मुद्दे का इस्तेमाल करके, अगर आपको याद होगा परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि एक लड़का रहता है, वो ट्रेन की पटरी से होते हुए स्कूल जाता है और एक बार जाते हुए पटरी टूटी होती है और उसको फिर याद आता है कि अभी थोड़ी देर बाद इस पर ट्रेन गुजरेगी। ऐसे छोटे छोटे मुद्दों में दे दिया जाता है। एक बच्चा विद्यालय जाना, रास्ते में ट्रेन की पटरी पड़ना, पटरी टूटी हुई देखना, उसको ध्यान आना, इस तरह से मुद्दे दे दिए जाएंगे और उन मुद्दों का इस्तेमाल करके आपको वो कहानी पूरी करनी है। तो उसको बोलते हैं मुद्दों के आधार पे कहानी पूर्ण कीजिए। ठीक है, रुक के अभी। यस सर। थैंक यू।